वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? चलिए, सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ही पॉपुलर टॉपिक इन्वेस्टर्स के लिए, जो इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है या जनरल फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले लोग भी, यानी अडानी। इसके बारे में हिंडनबर्ग का कुछ रिपोर्ट आया था, उसके बाद मार्केट में बहुत हलचल मच गई थी। हिंडनबर्ग के ने बहुत सारे क्लेम्स किए थे अडानी के ऊपर, जिस पे अभी तक स्पेक्यूलेशंस, रूल्स एंड चल ही रहे हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो नहीं पाया है, वो डिस्कशन चल ही रहा है। तो आज उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है द हिंदू में, देखते हैं उसमें क्या है, क्या कह रहे हैं हमारे एडिटर। लेट्स सी। उसके पहले एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो डैट हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलते रहे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने का। बिगिनिंग विद द हेडिंग, बाइंग टाइम ऑन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोब एंड एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप। सो बाइंग टाइम का मतलब टाइम बाय करना, मतलब टाइम खरीदना, करेक्ट? बाइंग टाइम मीन्स टाइम खरीदना। सो व्हेन वी बाय टाइम, व्हाट डू वी डू? हम किसी से वक्त मांगते हैं जब टाइम खरीदते हैं। टाइम मांगते हैं, टाइम खरीदते हैं का मतलब ही क्या होता है? किसी से वक्त मांगना। बाइंग टाइम मीन्स टू आस्क फॉर टाइम फॉर समवन, ठीक है? किसी से वक्त मांगना, ठीक है? जैसे अगर आपको कभी किसी ने प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, आपके पास 1 मंथ का टाइम है, मैं आपको डेडलाइन दे देती हूँ कि कल का आपके पास डेडलाइन है, टुमारो यू नीड टू सबमिट द प्रोजेक्ट, ठीक है? अब आते हैं, मैम कंप्लीट नहीं हो पाया है, कोई रीजंस थे, मुझे 1 हफ्ते का टाइम और चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ व्हेन यू आर बाइंग टाइम फ्रॉम मी, ठीक है? आप में से टाइम मांग रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो दिस इज इंग्लिश प्रोवर्ब वी कैन से। सो ऑन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोब एंड एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप। तो किस चीज़ के लिए टाइम मांग रहा है और कौन टाइम मांग रहा है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी टाइम मांग रही है। किस चीज़ के लिए? जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है, किसके अगेंस्ट कर रही है? अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कर रही है। किस चीज़ पे कर रही है? जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके पर। तो प्रो मतलब इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है? प्रो मतलब क्या? इन्वेस्टिगेट कर रही है जो एलिगेशंस लगाए गए हैं अडानी ग्रुप। और कौन लगाया था, याद है? हिंडनबर्ग, राइट? हिंडनबर्ग ने लगाए थे। चलिए देखते हैं। उससे पहले वर्ड्स देख लेते हैं जो हमें आज मिलेंगे इस एडिटोरियल में। एंड ट्राई कीजिए कि आप लोग होमवर्क में एटलीस्ट वर्ड से सेंटेंस ज़रूर कन्वर्ट करें, कमेंट्स में बताएं, सो डैट यू कैन रिमेंबर दीज वर्ड्स। मैंने कहा था बार बार, जब आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो आप इसको हेल्प मिलती है उन वर्ड्स को याद रखने के लिए, उन वर्ड्स का मीनिंग यूज़ करने में हेल्प होता है, ठीक है? हैबिचुएटेड होते हैं आप। तो ट्राई मेकिंग सेंटेंसेस। चलिए, पहला रोड है पेरोल। पेरोल आपने सुना होगा। किसी भी क्रिमिनल को जब, अगर सपोज कीजिए 5 ईयर्स का सज़ा मिला है, ठीक है, और वो 5 ईयर्स में से 3 ईयर्स जेल में बहुत अच्छे से रहता है, बहुत गुड बिहेवियर के साथ रहता है, ठीक है, तो उसे 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या साल भर पहले रिलीज़ कर दिया जाता है। मतलब उसके स्पेसिफाइड टाइम से पहले उसे अगर रिलीज़ कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरोल पे छोड़ना, करेक्ट? आपने सुना होगा ये। सो द टेम्प्रेरी और परमानेंट रिलीज़ भी हो सकता है या टेम्प्रेरी रिलीज़ भी हो सकता है, ठीक है? कि आप जाओ, 6 महीने में आपको छोड़ रहा हूँ, अगर आपने कुछ वापस किया ऐसा तो यू विल बी पनिश्ड अगेन, ठीक है? सो परमानेंट रिलीज ऑफ अ प्रिजनर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ सेंटेंस। एक्सपायरी ऑफ अ सेंटेंस मतलब 5 साल का सजा था तो 5 साल खत्म होने से पहले जब आपको छोड़ दिया जाए, ऑन द प्रॉमिस ऑफ व्हाट? गुड बिहेवियर। क्या आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो? आपके बिहेवियर को देखते हुए अगर ये बिहेवियर कंटिन्यूड रहा तो, ठीक है? तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? लिबरेट करना, छोड़ देना, फ्री करना, किसी को रिलीज करना, करेक्ट है? एंटोनिम क्या हो सकता है? रिस्ट्रेन, रोक कर रखना, ठीक है? कन्फाइन है, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, CONFINE, कन्फाइन है, ठीक है? हैंडकफ करना, हैंडकफ मतलब है ना, हाथ बांध कर रखते हैं ना, कन्फाइन करना, ठीक है? करेक्ट है, हैंडकफ। कोई दिक्कत है इसमें? तो एंटोनिम क्या हो गया? रिस्ट्रेन, कन्फाइन, हैंडकफ। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज मिसडिमिनर्स। मिसडिमिनर्स का मतलब होता है एक ऐसा क्राइम जिसको हम समझते हैं छोटा है, ठीक है? लाइक पॉकेट पिकिंग इज कंसिडर्ड मिसडिमिनर्स इन टर्म्स ऑफ, इन आइज ऑफ कोर्ट, ठीक है? इसका मतलब क्या? मिसडिमिनर्स का मतलब क्या हो गया? एक क्राइम जिसको हम क्या कर रहे हैं? लेस सीवियर समझ रहे हैं, ठीक है? तो पॉकेट मारना को बहुत बड़े बड़े सजा नहीं मिलती है पॉकेट मार लो को, करेक्ट है? सो पॉकेट पिकिंग जिसको कहते हैं, तो पॉकेट पिकिंग इज नॉट कंसिडर्ड अ बिग क्राइम इन द आइज ऑफ कोर्ट। बात समझ में आई, ठीक है? तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रिमिनल एक्ट है, ऑब्वियसली एक्ट तो क्रिमिनल ही है ना। आप चोरी कर रहे हैं वो गलत है, मिसडीड है, गलत है, ठीक है? ओके, मिसडीड
एंटोनिम क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज नॉट लीगल का अगर एंटोनिम क्या हो जाएगा, लीगल, करेक्ट। वो मॉरल, ये क्या है, इमोरल एक्ट है, करेक्ट, दिस इज इमोरल एक्ट। तो ये कैसा एक्ट है, मॉरालिटी भरा, मॉरालिटी है इसमें, ठीक है, ईमानदारी है, ओके। नेक्स्ट इज केविएट। केविएट का मतलब था वार्निंग देना, किसी को पहले से बता देना, सिग्नल दे देना, किसी को बता, कॉशनरी स्टेटमेंट बोलते हैं ना, ठीक है, ओके। केविएट करना मतलब क्या होता है, वार्निंग, ओके। द स्कूल प्रिंसिपल केविएटेड द स्टूडेंट्स नॉट टू कम लेट, ठीक है, मीन्स वार्निंग दिया गया उनको कि आप अब लेट नहीं आओगे, ठीक है। या केविएट स्टेटमेंट्स वर रिलीज बाय स्कूल प्रिंसिपल रिगार्डिंग स्कूल टाइमिंग्स, मतलब वार्निंग स्टेटमेंट्स वर रिलीज बाय स्कूल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द फॉर स्कूल टाइमिंग्स, कि आप अब लेट नहीं आओगे, ठीक है। सो कॉशनरी स्टेटमेंट्स देना, किसी को अलार्म करना, कुछ ज़्यादा बड़ा स्टेप लेने से पहले किसी को अलार्मिंग दे देना, करेक्ट है, जैसे द यू कैन से, या कॉशन देना, करेक्ट है, ठीक है। एंटोनिम क्या होता है, नेग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना, ठीक है। या फिर हीडलेसनेस, हीडलेसनेस मतलब ध्यान ही नहीं देना, हीडलेसनेस का, ही पेज नो हीड टू माई वर्ड्स, ही पेज नो हीड टू माई वर्ड्स मतलब क्या, वो मेरी बातों पर कोई ध्यान देता ही नहीं है, ठीक है, हीडलेसनेस, आज समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्डोनिंग। कॉन्डोनिंग का मतलब होता है किसी मिस्टेक को ओवरलुक कर देना, मतलब आपको पता है कि ये गलती है, ठीक है, बट आप उसे ओवरलुक कर दे रहे हो। कॉन्डोनिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट और ओवरलुक अ बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड मॉरली रॉन्ग, मतलब वो बिहेवियर बिल्कुल गलत है, मॉरली बिल्कुल गलत है, ठीक है, बट लोग उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं या ओवरलुक कर दे रहे हैं, ठीक है। लाइक wearing inappropriate clothes in college won't be condoned, ठीक है, उसे हम कंडोन नहीं करेंगे, मतलब उसे हम ओवरलुक या इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। एडिक्शन टू ड्रग्स या फिर यू कैन से एनी बैड बिहेवियर बाय द कलीग्स या एनी बैड बिहेवियर बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज वोंट बी कंडोन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो उसे कंडोन नहीं किया जाएगा, मतलब उसे ओवरलुक नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई, डिलीवर, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई, एक्सक्यूज कर देना। आप अगर साइलेंट हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आप अलाउ कर रहे हो उस चीज़ को, यू आर अलाउिंग इट, करेक्ट। आप डेलिबरेट कर रहे हो, एक्सक्यूज कर रहे हो उस चीज़ को, अगर आप पनिश नहीं कर रहे हो, रोक नहीं रहे हो, उसका मतलब क्या है, आप डेलिबरेट कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका फिर, लेकिन डिसअप्रूव करना, जब आप रोक रहे हो, यू आर डिसअप्रूविंग इट, कंडेम करना या उसे फिर पनिश करना, ठीक है, फॉर कैरिंग सच बिहेवियर यू आर कंडेमिंग देम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स जनरली रूल्स और रेगुलेशंस है जो किसी भी इंस्टीट्यूट या सोसाइटी के होते हैं जिससे एथिकली या मॉरली फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। लाइक द कंपनी नॉर्म्स सेज दैट द ऑफिस शुड क्लोज बाय 6 PM, ठीक है, मतलब कंपनी का नॉर्म्स क्या है कि 6 बजे तक ऑफिस बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी नॉर्म्स का मतलब यूजुअल स्टैंडर्ड रूल्स दैट आर जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है। द कंपनी नॉर्म सेज दैट फॉर्मल वेयर्स आर एक्सेप्टेड इन ऑफिस, ठीक है, या ओनली फॉर्मल वेयर्स आर एक्सेप्टेड इन ऑफिस, ठीक है। या द कंपनी नॉर्म स्टेट्स डिसऑनेस्टी वोंट बी यू कैन से एक्सेप्टेड या डिसऑनेस्टी वोंट बी लीगलाइज्ड इन ऑफिस, ठीक है, डिसऑनेस्टी आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नॉर्म्स। तो सिनोनिम उसका क्या हो जाता है, कोई भी स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है, रूल्स, प्रिंसिपल्स होना, ठीक है, अपने अपने स्कूल के अपना प्रिंसिपल्स होता है, करेक्ट है, अपने नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के अपने नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जाकर किसी का अचानक से मर्डर नहीं कर सकते, यू नॉट अलाउड, नॉर्म्स नहीं है, ठीक है। नॉर्म्स मतलब क्या होता है, कोई भी स्टैंडर्ड या रूल्स जो चले आ रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल एक्ट हो जाता है, ठीक है, एक्ट के। और फिर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या, डेविएंस होना, ठीक है, डेविएंस मतलब उसको नहीं मानना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एवेंज, देखिए, एक होता है रिवेंज लेना, अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आप उससे जाकर रिवेंज लेते हो। रिवेंज थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स हो जाता है क्योंकि रिवेंज के टाइम पर आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे न्याय चाहिए, ठीक है, आप उस टर्म्स में नहीं चलते। एवेंज और रिवेंज में छोटा सा डिफरेंस है, एवेंज काइंड ऑफ रिवेंज ही है, ठीक है, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप उससे जाकर के रिवेंज ले रहे हो, ठीक है, बट विद अ थॉट कि आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। तो किसी को पनिश करना इन टर्म्स ऑफ अ थॉट कि आपको क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया था, इज कॉल्ड एज व्हाट, अवेंज। टू पनिश अ रॉन्ग विद द आइडिया ऑफ सीइंग जस्टिस डन, कि अगर हम उसे पनिश कर देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगी, जस्टिस हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड।
सो रिक्विट, रिवेंज, रीपे करना, पनिश करना, बोलते हैं ना इसे मैं वापस बराबर का पे करूँगा, करेक्ट है, या उसे पनिश करना। तो एंटोनिम क्या हो जाए, या तो आप रिवेंज लेते हैं या फिर आप उसे क्या कर देते हैं, पार्डन कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो एंटोनिम क्या नहीं, पार्डन और फॉरगिव, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लाउटेड। फ्लाउटेड का मतलब होता है, बोलते हैं ना बहुत खुशी से, बहुत प्राउडली, ओपनली रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ना। मोटरिस्ट फ्लाउटेड द रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स बाय नॉट वियरिंग हेलमेट्स, ठीक है भाई, हेलमेट पहनना कंपलसरी है, आप रोड पर हेलमेट नहीं पहन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ओपनली रूल्स तोड़ के निकल रहे हो, करेक्ट है। तो मोटरिस्ट फ्लाउटेड, तो ओपनली डिसरिगार्ड करना या ब्रेक करना या रूल को तोड़ना, ठीक है। तो मोटरिस्ट फ्लाउटेड द ट्रैफिक रूल्स बाय नॉट वेयरिंग हेलमेट्स। बात समझ में आई, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, रेफ्यूजल, ठीक है, मतलब आप मना कर रहे हो रूल एक्सेप्ट करने से, डिसोबे करना, ब्रीच करना या फिर इग्नोर कर देना, ठीक है। जब आप ओपनली किसी चीज़ को आपको पता होते हुए भी आप उसे मना करते तो क्या होता है वो क्या हो जाता है, ब्रीच करना या इग्नोर ही करना उसे कहते हैं ना, कि आपको ये रूल्स पता है फिर भी आप तोड़ रहे हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉलो करना या फिर ओबे करना, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है अगर आपके कोई डेप्ट लगा हुआ है, आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी हुई है, उसे हम रेमिट कर दे रहे हैं, रेमिटेड, ठीक है, रेमिशन। द स्कूल रेमिटेड द फीस ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर 90% और अबव इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो वो क्या था, कोई भी चार्ज, कोई भी फीस, वो क्या हो गई, रेमिटेड हो गई, रेमिशन हो गया, मतलब कम कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन या रिपील करना, ठीक है, कैंसिल कर देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर आप किसी से या तो कंपनसेशन लेंगे, अगर नहीं ले रहे तो कंपनसेशन लेंगे, ठीक है, या पनिशमेंट देंगे उसे, या डैमेजेस पे करने को बोलेंगे, यू नीड टू पे द डैमेजेस दैट आर डन बाय यू। हम लोग बोलते हैं ना, अगर आपका किसी से एक्सीडेंट हो, यू नीड टू पे दिस डैमेजेस, डैमेज मतलब जो भी मेरा नुकसान हुआ है वो आपको पे करना पड़ेगा। बात समझे, तो डैमेजेस, पनिशमेंट या कंपनसेशन, इसका क्या हो जाता है, एंटोनिम। क्लियर है, रेमिशन का मतलब कैंसिलेशन ऑफ एनी डेप्ट पेनल्टी, किसी के ऊपर अगर कोई डेप्ट या कोई पेनल्टी या कोई उधार या कुछ भी है उसे आप कैंसिल कर देते हो, तो आप उसे क्या कहते हैं, रेमिशन। नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्शन। कन्विक्टेड ऑफ क्राइम सुने, द कोर्ट कन्विक्टेड हिम ऑफ मर्डर, ठीक है, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर चार्जेस, मतलब क्या, एक जज जब डिसीजन देता है कोर्ट में कि वो क्या है, इंसान गिल्टी है, ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर द क्राइम ही हैज़ डन, मतलब कोर्ट ने उसे सजा सुना दी, ठीक है, गिल्टी प्रूव कर दिया। तो पनिश करना, सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस करना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, एक्विटेड, छोड़ देना, ठीक है, या फिर वो इनोसेंट है, ठीक है, वो इंसान या तो वो गिल्टी हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, इनोसेंट हो सकता है, या सिन मतलब क्या होता है, पाप, गुनाह, तो सिनलेस मतलब पापी नहीं है, करेक्ट है, ठीक है, सिनलेस मतलब पाप नहीं, पापी नहीं होना, पापलेस चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के चले रीड करते हैं, 5 मिनट्स मैं आपको देती हूँ, पहले आप रीड कीजिए, फिर हम लोग साथ में रीड करेंगे और समझेंगे। Let's start reading. Barely 2 days before the expiry of a Supreme Court stipulated deadline to probe allegations raised by Hindenburg Research about misdemeanors and violations of stock market by the Adani Group, the Securities and Exchange Board of India has sought at least
6 more months from the court to finalize its finding. तो क्या है, barely 2 days, मतलब सिर्फ 2 दिन बचे थे एक्सपायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टिपुलेटेड डेडलाइन. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी थी. किस चीज़ के लिए डेडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी जी जो भी एलिगेशंस है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए. किसने लगाए थे एलिगेशंस? हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाए थे एलिगेशंस. किस पे लगाए थे? अडानी ग्रुप पर एलिगेशंस लगाए थे. और जस्ट उसके 2 दिन पहले, मतलब बेयरली 2 दिन, मुश्किल से 2 दिन बचे थे. बेयरली मतलब मुश्किल से 2 दिन बचे थे वो एक्सपायर होने में, जब सेबी ने क्या किया है, सेबी ने और टाइम मांगा है. किससे? सुप्रीम कोर्ट से, इस एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए, उस पर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए. टू प्रूव एलिगेशंस रेज बाय हिडनबर्ग रिसर्च अबाउट मिसडेमिनर्स. मिसडेमिनर्स का मतलब मैंने भी क्या बताया था? मिसडेमिनर्स एंड वायलेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट. मिसडेमिनर्स का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसडेमिनर्स एंड वायलेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट बाय द अडानी ग्रुप? क्या था मिसडेमिनर्स का मतलब? रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो तोड़, जो क्रिमिनल एक्ट जितने भी हो रहे हैं उनका जो वायलेशंस हो रहा है स्टॉक मार्केट के नॉर्म्स का अडानी ग्रुप के द्वारा, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज सॉट एटलीस्ट कितना 6 more months फ्रॉम द कोर्ट टू फाइनलाइज इट्स फाइंडिंग. तो अपने फाइंडिंग्स को, मतलब अपने जितने भी इन्वेस्टिगेशन उसको फाइनलाइज करने के लिए कितना दिन मांगा है कोर्ट ने, कोर्ट से, और 6 months का टाइम चाहिए सेबी को. ठीक है, ओके. फॉलोइंग द ब्लड बाथ इन द प्राइजेस ऑफ मोस्ट अडानी ग्रुप स्टॉक्स. ब्लड बाथ मतलब खून खराबा हो जाना. ब्लड बाथ मतलब क्या? खून खराबा हो जाना. ठीक है, तो यहाँ पे खून खराबा एक्चुअली मेंट व्हाट? जब हिडनबर्ग ने वो रिपोर्ट जारी की थी तो अडानी के स्टॉक मार्केट्स एकदम तुरंत स्टॉक गिर गए थे, बहुत ज़्यादा गिर गए थे. ठीक है, तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया था. इसका मतलब यही है. ठीक है, तो जो प्राइजेस हुए थे मोस्ट अडानी ग्रुप्स के वो नीचे चले गए थे आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट इन लेट जनवरी. है लेट जनवरी का मतलब जनवरी जब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था. ठीक है, द कोर्ट हैड रिस्पॉन्डेड टू अ PIL एंड सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द कैजुअल फैक्टर्स बिहाइंड द इन्वेस्टर लॉसेस एंड असर्टेन रेगुलेटरी फेलियर्स. तो उसी वक्त क्या कोर्ट ने क्या किया था? एक कमेटी बनाई थी. ठीक है, कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी. द कोर्ट हैज रिस्पॉन्डेड टू अ PIL, एक पब्लिक लिटिगेशन फाइल हुआ था. ठीक है, उसके लिए कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और इन्वेस्टिगेट करने को कहा था कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीजंस रहे हैं कि अडानी ने इतना कुछ किया है. अगर ये सब है तो इसे आप प्रूफ कीजिए ढंग से. ठीक है, बिहाइंड द इन्वेस्ट, क्योंकि बहुत लोगों को लॉस हुए थे और असर्टेन रेगुलेटरी फेलियर्स हुआ था. ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज़ श्योर तो नहीं था वहाँ पे. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स था वो क्यों होता है? जब आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, आप ध्यान नहीं रखते हैं कि जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्यों हो रहा है. ठीक है, The SEBI chief, who termed the Hindenburg-Adani linked issues as the elephant in the room, was to ensure the committee gets the information it needs. तो सेबी चीफ जो है उन्होंने इस प्रॉब्लम को, मतलब जो हिडनबर्ग अडानी के बीच में जो इशू चल रही है उसे क्या, किस कोर्ट से किया है? द एलिफेंट इन द रूम. एलिफेंट इन द रूम का मतलब एक रूम के अंदर एलिफेंट होना, मतलब एक छोटे से स्पेस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना. ठीक है, सो द सेबी चीफ ने ये जो हिडनबर्ग और सेबी के अडानी के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको उसने क्या कहा कि वो किसके बराबर है? एलिफेंट इन द रूम के बराबर है. और उसके ऊपर एक कमेटी को इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके. ठीक है, सेबी ने किस लिए, इसीलिए सेबी चीफ ने कहा था कि इस पर इंफॉर्मेशन गेन करना या कंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है कोई बहुत छोटा नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, separately the court tasked the regulator to speedily conclude its ongoing probe into the group for violations of its regulation. फिर कोर्ट ने सेबी को कहा कि आप थोड़ी जल्दी इन्वेस्टिगेट करो, आप इतना टाइम मत लो, आप जल्दी इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है, आखिर ये एलिगेशंस जो लगाए गए हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, एंड यू नीड टू गिव मी अ फाइनलाइज्ड रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल. तो कोर्ट बार बार किससे कह रही है जल्दी करने के लिए? सेबी को, कि आप जितने भी एलिगेशंस लगे हैं आप उसे जितना जल्दी प्रूव कर दो या जितने जल्दी खारिज कर दो. दोनों में से जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी फाइंडिंग्स है, वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा. ठीक है, इट ऑल्सो सॉट अ लुक इनटू वेदर द ग्रुप हैड फ्लॉटेड द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स. तो इसने देखा है कि फ्लॉटेड मतलब रूल को ब्रेक करना. करेक्ट, फ्लॉटेड मतलब रूल को ब्रेक करना. तो इसने ये देखा, इसने ये बोला कि आप एक लुक दो, मतलब एक नज़र देखो, एक बार देखो उस पर. ठीक है, कि जो ग्रुप है उसने जो मिनिमम पब्लिक शेयर का शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है उसको तोड़ा है या नहीं. ठीक है, फेल्ड टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड मैनिपुलेटेड स्टॉक प्राइजेस. तो आप देखो कि कहीं इसने
क्या 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 है, मैनिपुलेट तो नहीं किया है स्टॉक प्राइजेस को, ठीक है, मिनिमम शेयर होल्डिंग के जो रूल्स है उसको तोड़ा तो नहीं है, ठीक है। द 2-month डेडलाइन सेट फॉर सेबी एंड द एक्सपर्ट कमिटी लेड बाय फॉर्मर कोर्ट जज AM सापरे, ठीक है। तो ये कितना दिन का डेडलाइन था, 2 मंथ का डेडलाइन था, कमिटी सेबी को मिला था, ठीक है। और एक्सपर्ट कमिटी जो बनी थी उसका लीड कौन कर रहा था, फॉर्मर कोर्ट मतलब जो पहले रह चुके, फॉर्मर मतलब जो पहले रह चुके हैं, जज कौन रह चुके हैं, AM सापरे। एंड्स ऑन May 2, और ये डेट कब खत्म हो रही थी, May 2, मतलब आज ही है ना 2 तारीख, करेक्ट है। तो 2 मई को ही ये खत्म होने वाली थी, और सेबी ने क्या मांगा है, और टाइम मांगा है। So SEBI's last minute plea for more time shall also effect if not effectively derail, तो ये इफेक्ट करेगा, भले ही पूरा का पूरा इफेक्ट, डिरेल मतलब पटरी से उतारना, बोलते हैं ना, कोई चीज़ सीधी सीधी पटरी पे चल रही, डिरेल कर देना मतलब पटरी से उतर जाना। कोई चीज़ पटरी से उतर जाती है तो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ट्रेन पटरी से उतरेगी तो उसका एक्सीडेंट होगा, करेक्ट है। तो भले ही वो पूरा का पूरा डिरेल नहीं करे, बट वो डेलिबरेशंस ऑफ द जस्टिस सैपर पैनल को ज़रूर इफेक्ट करेगा। मतलब ये लोग जो भी डिस्कशन, डेलिबरेशंस का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्कशन, तो जो भी डिस्कशन किया जाएगा इस पैनल के द्वारा उसको ये इफेक्ट ज़रूर करेगा, भले ही वो पूरा का पूरा इफेक्ट नहीं करे। ओके, द रेगुलेटर हैज़ क्रिस्टलाइज्ड अ प्राइमा फेशिया व्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमा फेशिया व्यू, मतलब समथिंग विच इज़ विजिबल एट द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब पहले ही, सबसे पहले अगर किसी ने कोई मर्डर हुआ है वहाँ पर, ठीक है, एक इंसान जाता है वहाँ से, बस वो चक्कू उठाकर खड़ा है, आप जब फर्स्ट टाइम जाते हो आपको क्या लगेगा, वो जो इंसान चक्कू पकड़ कर खड़ा है वो क्या है, मर्डरर है, करेक्ट है, वो मर्डरर नज़र आएगा। प्राइमा फेशिया व्यू का मतलब ही क्या हो जाता है, फर्स्ट इंस्टेंस में जो आपको लगता है, फर्स्ट नज़र में, फर्स्ट लुक में जो आपको लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमा फेशिया व्यू। तो रेगुलेटर ने क्रिस्टलाइज किया है, मतलब देखा है, जांचा है कि, और प्राइमा फेशिया व्यू ऑन सम इश्यूज इंक्लूडिंग अ डजन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। डजन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का मतलब एक ऐसा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं है, डजन भर है, मतलब बहुत सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है दैट पर्टेन टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल सर्कमवेंशन ऑफ नॉर्म्स एंड पॉसिबल फ्रॉड्स। का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, बहुत सारा मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट हुआ है, बहुत सारे पॉसिबल फ्रॉड क्या आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। However, it has cited the complexities of the transactions to argue that a detailed assessment would normally take 15 months and it is trying to do it in 6 months, ठीक है। बट इसने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस जितने हैं उसको अगर हटा भी दिया जाए, नज़रअंदाज भी कर देते हैं, तो सेबी जैसा जो रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडिविजुअली काम करता है, उसे भी कितने मंथ्स लगने चाहिए, 15 मंथ कम से कम लगने चाहिए थे ये सारा रिपोर्ट्स को बनाने में, लेकिन उसे कितना दिन, वो फिर भी उसे कितने दिन में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, 6 मंथ्स में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब जितना ट्रांजैक्शंस उसमें हुआ है, ठीक है, जितने प्रॉब्लम्स उसमें हैं, जितने मिस रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनको अगर सही से जांचा जाए तो कितना टाइम लग सकता है, 15 महीना लगेगा एटलीस्ट, लेकिन वो उसे कितने दिन में करने का कोशिश कर रहा है, 6 मंथ्स में, ठीक है। इवन इफ वन लीव असाइड द मेरिट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी कार्ड प्लेड बाय द प्रोफेशनली लेड इंडिपेंडेंट regulator with a primary mandate to protect investor interest, the timeless suggested are indigenous। अगर हम लोग फिर भी ये सोचना छोड़ दें कि कॉम्प्लेक्शंस बहुत ज़्यादा, और कॉम्प्लेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी दें, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे, फिर भी सेबी जैसा रेगुलेटरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइमरी मैंडेट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, क्योंकि ऑब्वियस है, पता है, अडानी ग्रुप में बहुत लोगों के पैसे लगे हुए हैं, करेक्ट है, कोई एक इंसान का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, देश के बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। द टाइमलाइन सजेस्टेड आर, तो इतना ये जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हमको प्रोटेक्ट भी करना है और एक सही रिपोर्ट जारी करनी है, उसके लिए जो टाइमलाइन दिया गया है वो डिसइंजीनियस है। डिसइंजीनियस का मतलब क्या हो गया, वो टाइम काफ़ी नहीं है, करेक्ट है, वो टाइम रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, ओके। If SEBI does submit its report to the court by this November, it would mark 10 months since the Hindenburg report and almost 2 years since it initially started examining the complaints against the group। अगर SEBI आने वाले नवंबर तक भी रिपोर्ट अगर अपना सबमिट करता है ना, तब भी हिंडनबर्ग को किए हुए कितना दिन हो जाएगा, 10 महीने हो चुके होंगे। जनवरी में किया था, करेक्ट है, तो जनवरी से नवंबर तक कितने मंथ्स हो जाएंगे, 10 मंथ्स हो जाएगा हिंडनबर्ग को अपना रिपोर्ट दिए हुए। और इससे भी पहले 2 साल पहले सेबी को सबसे पहले कंप्लेंट मिले थे किसके अगेंस्ट, अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। तो अगर सोचो नवंबर में भी अगर सेबी अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, तब भी उसे कितने दिन से कंप्लेंट मिल रहे हैं, 2 साल से। तब कोर्ट पूछ रही है कि आपको इतना टाइम आखिर क्यों लग रहा है, आपको 2 साल पहले इनिशियल कंप्लेंट मिला था, आप तब से जांच कर रहे हैं, ऊपर से हिंडनबर्ग का भी रिपोर्ट आए हुए कितना दिन हो गया, 10 महीना हो गया, फिर भी आपका अभी तक एक फाइनल रिपोर्ट बनकर नहीं आ पा रहा है।
और अगर वो नवंबर में भी देता है तो भी कितने साल हो जाएंगे, 2 साल हो चुके होंगे, ठीक है। वेयर रॉन्ग डूइंग हैज बीन फाउंड इट नीड where wrongdoings have been found it need to take 6 months to confirm them। तो अब ये कोड कहती है कि अगर जहाँ पर गलतियाँ अगर नज़र आ रही हैं तो आपको उसे कंफर्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन लेना चाहिए, 6 महीने लेना चाहिए। इंटरिम फाइंडिंग्स मस्ट बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी केवियट्स डीम्ड फिट जस्ट एज इंटरिम ऑर्डर्स कैन बी पास्ड ऑन स्टैब्लिश वायलेशन। केवियट्स का मतलब क्या था, वार्निंग दो आप, ठीक है, अब उसे मैंडेटरी वार्निंग्स के साथ आप कुछ कम से इंटरिम मतलब क्या, जो भी आप फाइंडिंग्स, ठीक है, आप पूरा फाइनल रिपोर्ट मत दो, बट इंटरिम फाइंडिंग्स मतलब इंटरिम का मतलब होता है मिडिल ऑफ द टर्म, करेक्ट है, मिडिल। तो आप जो बीच बीच में कम से कम कुछ फाइंडिंग्स आपको जो मिल रही है आप उसे तो कम से कम प्रूव करो, उसे तो आप बताओ, ठीक है, उसे आप एज वार्निंग रिपोर्ट्स ही कम से कम रिलीज कर दो ताकि इन्वेस्टर डिसाइड कर सके कि उसे क्या करना है, ठीक है। जस्ट एज इंटरिम ऑर्डर्स कैन बी पास्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड वॉल्यूशन दस इन्फॉर्मिंग एंड प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स। से क्या होगा, कम से कम कुछ रिपोर्ट्स आएंगे तो उससे इन्वेस्टर्स को एक आइडिया लग जाएगा ना कि इस कंपनी में आगे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या हमें पैसे भी निकाल लेने हैं, क्या करना है, करेक्ट है। सो रैदर दैन कॉन्डोनिंग देम इन द नेम ऑफ अनकवरिंग द बिग पिक्चर, जबकि उन्हें कॉन्डोनिंग करना मतलब कि उन्हें बार बार दिलासा देना या फिर उन्हें बार बार ये चीज़ बताना कि ठीक है एक बार रुक जाओ, बड़ा पिक्चर आ जाने दो, उनके बार बार उन्हें वेट कराने से अच्छा है कि आप जो भी बीच में जो भी फाइंडिंग्स आ रही है आप एटलीस्ट उसे तो रिलीज कर दो, ओके। For an issue that has undermined the credibility of the Indian market and its governance standards at a scale unmatched by the Satyam Fiasco and the IL and FS explosion। तो ये कहता है कि ये जो इशू है, ठीक है, ये इशू क्या है, जो इससे पहले सत्यम फियास्को या फिर ILSM इम्प्लोजन, ये भी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स का नाम है, ठीक है। इनके इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स के आगे ये वाला फ्रॉड क्या है, कुछ भी नहीं है। ये फ्रॉड इनसे भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो बार बार क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंडियन मार्केट के समझ लो, क्रेडिबिलिटी मतलब क्या, उसके इमेज पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। लोग ऑब्वियसली पता डरेंगे कि इंडियन मार्केट में तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, अचानक से कोई भी फ्रॉडस्टर निकल आते हैं, लोगों का पैसा लूट जाता है, ठीक है। तो अगर आप एंड इट्स गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एट अ स्केल अनमैच्ड बाय द ILFL's implosion, सेबी's petition does not inspire confidence। तो अगर ऐसा होते रहेगा तो सेबी का जो बार बार टाइम मांगना और सेबी ने जो ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया है या ढंग से अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं किए हैं, उससे क्या आ रहा है, इन्वेस्टर्स के मन में क्या आएगा, एक डर आएगा इंडियन मार्केट की क्रेडिबिलिटी को लेकर, इंडियन मार्केट में एश्योरेंस को लेकर, ठीक है। और इससे सेबी पर भी मुझे क्या हो रहा है, कोर्ट कह रही मुझे शक हो रहा है कि आप भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो एंड दैट इज़ बैड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स इन इंडियाज़ फाइनेंशियल मार्केट। और ये क्या है, ऑब्वियस बात है, हम लोग सेबी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, करेक्ट, कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो इन्वेस्टमेंट को चेक करता है, वो इन्वेस्टर्स की क्रेडिबिलिटी को चेक करता है। और अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा बुरा न्यूज़ है कि सेबी भी उनके लिए ढंग से काम नहीं कर रहा है, ओके। सो दैट वुड बी वेरी बैड फॉर इंडियाज़ फाइनेंशियल मार्केट। एम आई क्लियर? सो दिस वॉज टुडेज एडिटोरियल. Do like, subscribe and share with it with your friends. Thank you and have a nice day everyone.